नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आपने अक्सर देखा है कि जब हम सीमा विवाद की बात करते हैं तो जो एक छवि लोगों के जहन में आती है कि शायद दो शत्रु देशों के बीच में ये सीमा विवाद चल रहा होगा, लोग मारे गए होंगे या फायरिंग हुई होगी। ये तमाम तरीके की जो इमेजेस हैं वो किसी के दिमाग में आती हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि आपके अपने ही देश के दो ऐसे राज्य हैं उत्तर पूर्वी रीजन के जो कि सीमा विवाद में उलझ गए हैं। और सिर्फ उलझे ही नहीं है, ये जो पूरी लड़ाई है इस हद तक थी कि मिजोरम बनाम असम की लड़ाई में मिजोरम की जो पुलिस थी उसने लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल किया और आसाम के 7 पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून डाला। क्यों? क्योंकि यह सीमा विवाद था। क्या यह कहानी आपको इतनी सिंपल लगती है? शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐतिहासिक है, फिर नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, जल जंगल और जमीन का मामला है। अब अगर आप उत्तर पूर्वी भारत की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे डिमार्केटेड हैं। या तो वहां पर नदी है या तो पहाड़ है और या तो कोई ऐसी रेवाइन्स हैं जो कि उस बाउंड्री को बनाती हैं और उसी से डिमार्केटेड है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो। ये जो 7 राज्य हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहते हैं, तो इनकी जो बाउंड्री इशू है, जो इनका सीमा विवाद है, ये आज का नहीं बल्कि 150 साल पुराना है। और आप ये सोच लीजिए कि 150 सालों में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद अग्रीमेंट साइन किए गए, उसके बाद कितनी सरकारें आईं, लेकिन आज भी सीमा विवाद इन राज्यों जो उत्तर पूर्व के जो भारत के जो राज्य हैं उनमें ये सीमा विवाद बना हुआ है। और अभी जो 26 जुलाई को जो घटना हुई थी वो असम और मिजोरम के बीच में हुई थी। अब आपको बता दें कि थोड़ा सा यहाँ पर इतिहास को समझना जरूरी है कि 1875 में जब अंग्रेज थे भारत में तो उन्होंने एक बाउंड्री ट्रीटी साइन किया था जो मिजो नेता थे उनके साथ, और उस समय लुशाई हिल्स को कार्व आउट किया गया जो कि असम का हिस्सा था। फिर 1819 में लुशाई हिल्स अंग्रेज भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन उसके बाद 1933 में, तब तक भी भारत आजाद नहीं हुआ था, 1933 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि लुशाई हिल्स और मणिपुर की बाउंड्री को डिमार्केट किया गया। और उसके बाद मिजोरम को असम से काटकर बनाया गया। मिजोरम वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम, वो 1972 में था। और 1987 में मिजोरम एक फुल फ्लेजेड राज्य बन गया, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया। अब प्रॉब्लम कहां पर है? ये ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मिजोरम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो 1875 में साइन किए हुए करार को अभी भी मानता है, क्योंकि मिजोरम का मानना है कि मिजोरम के नागरिकों की इसमें राय ली गई थी, इसमें मशवरा किया गया था, इसलिए वो 1875 के करार को ही मानते हैं। लेकिन जहां तक असम का सवाल है तो असम कौन से एग्रीमेंट को मानता है? वो 1933 के नोटिफिकेशन को मानता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है यहां पर कि जो संवैधानिक तरीके से जो अग्रीमेंट साइन किए गए हैं उन अग्रीमेंट्स में कुछ चीजें मिजोरम मानता है और कुछ चीजें असम अपने तरीके से मानता है। तो अब लेकिन इसके जो ये ऐतिहासिक कारण है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मेरा ये सवाल था कि ये जो ऐतिहासिक कारण बताया जा रहा है मिजोरम और असम के बीच में जो लड़ाई हुई है वो काफी उसके बारे में बोला गया है, लेकिन जो ये जल जंगल जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्या बीजेपी उनको ठीक तरीके से अप्रोच कर रही है जहां तक उत्तर पूर्वी राज्य की बात है? नहीं, देखिए, ये जो सीमा विवाद को लेकर जो मसला है ये बहुत पुराना है। केवल मिजोरम के साथ ही नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में मेघालय के साथ भी इस तरह की झड़पें होती रही है। लेकिन जहां तक हम बात मिजोरम की करते हैं
तो इसमें जो सबसे बड़ा जो सवाल ये आता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहां सारी बीजेपी और गैर कांग्रेसी सारी पार्टियां एक साथ है, और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, वो भी बीजेपी के साथ है। तो सवाल ये उठता है कि जब वो लोग सब एक साथ हैं तो इतनी बड़ी जो झड़प है वो कैसे हो गई। आज भी एक पुलिस जवान की मौत हुई, इस तरह कुल 7 लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये इसलिए ज्यादा मतलब लोगों को खटक रहा है कि भाई बीजेपी के पार्टनर की सरकार है तो वहाँ किस तरह हिंसा हो गई। तो ये सोमवार को जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन ये पुलिस की टीम, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि असम पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और वो मिजोरम के इलाके में पहुंची थी, और तब जाकर ये झड़प हुई। और उसके बाद ट्विटर पे भी वहां के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मसला है, ये जो सीमा का जो को लेकर जो विवाद है उसको हैंडल कर पाने में ये हमारे जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो चूक हुई है उनसे, और इस वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ है। वरना मिजोरम के साथ घटनाएं, छिटपुट घटनाएं होती रही है सीमा पर, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि मिजोरम में जिस जगह ये विवाद हुआ है वहाँ असम की तरफ जो है वो मुसलमानों की एक आबादी है, उसको लेकर मिजोरम के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते आए हैं कि भाई मुसलमानों का जो यहाँ जो हमारे अब इलाके में घुसने लग गए हैं, हमारे यहाँ मुसलमान आबादी बस जाएगी। तो ये जो हिमंत विश्व शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो फैसले उन्होंने किए हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उससे मुसलमान या फिर जो ईसाई बहुल राज्य है वो असहज रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 2 बच्चे वाली पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली बात की, जिस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मुसलमानों के 10-12 बच्चे होते हैं। उसके बाद असम की कई सरकारी जमीन पर से इन्होंने बेदखली अभियान चलाया, जहां कई सैकड़ों परिवारों को हटाया गया। वे सारे परिवार मुसलमानों के थे, सारे तो नहीं लेकिन लगभग 90-95% मुसलमानों के परिवार थे। तो जो ईसाई बहुल जो राज्य हैं, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो विवाद है सीमा का, उसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 स्टेट है पूर्वोत्तर के जो जहाँ की आबादी लगभग पूरी आबादी ईसाई है। और वहाँ अगर इनको जो नेडा जो बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अमित शाह की अध्यक्षता में जो बना था 2016 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई, तो नेडा के कन्वेनर के तौर पर हिमंत विश्व शर्मा को नियुक्ति दी गई। तो ये जो 3 जो स्टेट है ईसाई बहुल, ये जो पिछले 2 महीने से हिमंत विश्व शर्मा जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये चीजें उनको रास नहीं आ रही है, और जिसके वजह से एक मतभेद कह लीजिए या एक टकराव कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन सीमा विवाद पर जिस तरह से 2 राज्य की पुलिस भिड़ गई, उससे कहीं ना कहीं उन बातों को लिंक करके मैं देख रहा हूँ। ऐतिहासिक कारणों के अलावा जो एक बहुत ही डीप रूटेड मुद्दा है इन राज्यों के बीच में, खासकर अगर हम मिजोरम और असम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुद्दा है ट्राइबल्स का। यानी कि जो ट्राइबल्स जो जंगल और जमीन के अधिकारों की बात करते हैं, तो ये जो पूरी लड़ाई है और जो ये हिंसक झड़प हुई थी, इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये अपने अधिकारों को जता रहे हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको यहां पर एग्जाम्पल देना चाहती हूं कि जो ये इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना था, जो असम की मुख्यमंत्री हैं, कि ये इनर लाइन फॉरेस्ट एरिया में मिजोरम के लोग वहां पर अतिक्रमण कर रहे थे और हम फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में सेटलमेंट को नहीं अलाउ करेंगे। पिछले साल अक्टूबर 2020 में भी सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में इस तरीके की घटना हुई थी। यानी कि आए दिन सिविलियंस के बीच में इस तरीके की घटना होती है, लेकिन बहुत पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो 26 जुलाई को हमने देखा कि किस तरीके से दोनों राज्यों की पुलिस, और वो भी लाइट मशीन गन्स इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक हाइट पर थे, जिसकी वजह से असम के पुलिस जो कर्मी थे वो मारे गए। अब जो अगर आप इतिहासकारों से बात करें, आज मैं कुछ इतिहासकारों से भी बात कर रही थी जो मिजोरम के हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो जंगल एरिया है
जो लुशाई हिल्स और ये आसपास का जो जंगल एरिया है, तो यहाँ पर जो मीजो ट्राइब्स थी वो वहाँ पर शिकार करने के लिए जाती थी। और ये जो चीज़ें हैं ये पिछले 100 सालों से चल रही हैं, जो कि मुख्यमंत्री मिजोरम के हैं जोरामथंगा जी, तो उन्होंने भी कहा है कि असम के ही अंदर ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ पर ये मीजो ट्राइब्स जाती थी, हंट करती थी, और ये चीज़ पिछले 100 सालों से चल रही है। और सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करें, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है मिजोरम के, तो उनका ये मानना है कि बांग्लादेश के जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो अब आके इस ट्रेडिशनल लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब असम की जो सरकार है उसका क्या मानना है? असम की सरकार का ये मानना है कि भाई हम अपने जंगलों की सुरक्षा करेंगे, जंगलों पर किसी भी तरीके का सेटलमेंट नहीं होने देंगे। और जो असम के जो पुलिस सूत्र हैं वो इस समय क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मीजो जो ट्राइब्स हैं, जो वहाँ के जो लोकल मीजो नागरिक हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इन जंगलों में जाते हैं और खेती करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी लड़ाई इस समय खेती के लिए है कि वो जो नो मैन्स लैंड है, एक पैच है लैंड का जो कि 164 किलोमीटर का लगभग जो एरिया है, जो कि मिजोरम और असम से शेयर्ड बॉर्डर है, तो उसमें जो नो मैन्स लैंड है वहां पर मिजोरम के लोग आगे से आगे उस फॉरेस्ट एरिया में बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात तो तय है कि दोनों राज्यों से, चाहे वो मिजोरम का मामला हो चाहे असम का मामला हो, दोनों राज्यों से लोग उस नो मैन्स लैंड में खेती करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो समतल जमीन है जो कि खेती के लिए काफी उपजाऊ है और वहां पर खेती आराम से हो सकती है। तो ये लाइवलीहुड का मामला है, खेती का मामला है। अब जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं असम में, तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसक झड़प हुई थी, ये जो मिजोरम की जो एनजीओज हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी वजह से हुई थी, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उनकी वजह से ये हिंसक झड़प हुई। लेकिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो सवाल उठाया कि जो वहाँ के लोकल नागरिक थे उनके पास हथियार कैसे आए, वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस तरीके की हिंसक झड़प जो कि हम दो दुश्मन देशों के बीच में देखते हैं, आज अपने ही देश के दो राज्य इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर वो अपने ही पुलिस कर्मियों को भूनने में लगे हुए हैं, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि मिजोरम में और असम में दोनों में बीजेपी की सरकार है। और ये हादसा 26 जुलाई का तब हुआ जब 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आए थे और अमित शाह ने कहा कि जितनी भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं अब उनको रिजॉल्व किया जाए, उनका निपटारा किया जाए। गृह मंत्री ने आज आसाम के चीफ सेक्रेटरी और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, जहां गृह मंत्रालय में बातचीत हो रही है। और ये मुद्दा कोई आज का नहीं है, ये 1933 से ये मुद्दा चल रहा है। नहीं, तो ये मुद्दा क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाई? इसके पहले की भी जो सरकारें थी वो उन्होंने क्यों नहीं किया? वही मैं कह रहा हूँ, इतना पुराना मुद्दा होने के बाद में 1933 के बाद पे जब 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में पूरे राज्य का दर्जा होने के बावजूद भी लंबे समय तक इस मसले को टाला गया। तो अब हमारी जो सरकार है केंद्र में, हम तो मात्र 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अमित शाह जी ने इसमें काफी कोशिश की और बातचीत चल रही थी। तो लेकिन इसका हल अब कैसे निकलेगा? क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसा जमीन का पैच है जो कि ना मिजोरम के अंडर आता है और ना असम के अंडर में। पिछले साल भी कुछ क्लैशेस की खबरें आ रही थी। नहीं, मैंने तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से जो फैक्ट्स है, मैंने उसके आधार पर अपनी बातों को कहा है कि 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पर जो लुसाई हिल्स है जिसको मिजोरम की मान्यता दी गई और उसी के आधार पर 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पे हम उसका समाधान चाहते हैं। और लेकिन मिजोरम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो उसको सीमांकन जो 1933 में हुआ और 1933 में जिस जो सीमांकन किया गया जो नोटिफिकेशन के आधार पर, और 1972 में जो केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 1987 में जो पूर्ण राज्य का दर्जा हुआ, वो उस चीज को नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं कि इसका सीमांकन जो
ब्रिटिश के समय 1875 में जो अधिसूचना जारी की गई उसके आधार पर होना चाहिए। तो अब ये सारा जो मसला है, जो असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा भी अगर अमित शाह जी ने बुलाया है और इसमें भी अगर कोई सॉल्यूशन का कोई फार्मूला निकलता है तो बिल्कुल बातचीत के द्वारा, क्योंकि दोनों ही जो प्रदेश हैं वो भारत के अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट जो है आपको पता है काफी सेंसिटिव जगह है। और चिकन नेट को लेकर करके और पहले भी 1962 में चाइना का जो अग्रेशन था उसको देखते हुए सामरिक दृष्टिकोण से भी नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो हम ऐसे कोई यहाँ टसल दो राज्यों के बीच में हम चाहते नहीं हैं और इसका एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के द्वारा इसका एक सर्वमान्य इसका हल निकले, ऐसा हम भी चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी, इसकी फाइनल जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या कोर्ट से निकलेगा, या आप कह रहे हो कि हो सकता है कि बातचीत में, जैसे कि गृह मंत्रालय ने बुलाया है? बहुत से राज्यों के बीच में ऐसे मसले होते हैं जो कोर्ट में भी राज्य जाते हैं। तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को हम लेकर के जाएंगे, लेकिन जुडिशरी एक अलग प्रक्रिया है और पॉलिटिकल अगर बातचीत के द्वारा चाहे वो मुख्य सचिव की वार्तालाप हो या दो मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप हो या हमारे जो लोह पुरुष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं वो कोई अगर एमिकेबल कोई अगर ऐसा सॉल्यूशन या अगर कोई फार्मूला निकालते हैं तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि केंद्र सरकार भी इस पे जो भी निर्णय लेगी वो हमें मान्य है। अब आपको बता दें कि इस साल जून के महीने में एक कमेटी का भी गठन किया गया और उसमें यह कहा गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जितनी भी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको अब रिजॉल्व किया जाए। और अमित शाह के जाते ही ठीक 2 दिन बाद इस तरीके की हिंसक झड़प सामने आई है। तो इसमें बीजेपी के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग रहा। इसमें बार बार लोग गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमित शाह कहाँ गायब हैं। हालांकि आज गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों यानी कि मिजोरम और असम के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है और गृह मंत्रालय इस विवाद का निपटारा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक सवाल है कि बीजेपी उत्तर पूर्वी राज्यों को भी अपने उत्तर के राज्य या जो सेंट्रल इंडिया के जो राज्य हैं उनकी तरह ही ट्रीट करती है, जहां पर हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, उनको पोलराइज करो और उस तरीके की राजनीति में विश्वास रखती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भारत का वो हिस्सा है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि ट्राइबल जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिनके लिए एथनिसिटी, उनकी प्रभुता, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर बहुत कुछ मैटर करता है। उनके लिए हिंदू मुसलमान के इश्यूज शायद मैटर नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नॉर्थ ईस्ट अलायंस जो कि बीजेपी के समय में बनाया गया, हिमंता बिस्वा शर्मा उसके चेयरमैन भी थे बहुत समय, काफी समय तक, तो आज बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से अप्रोच कर रही है और उत्तर पूर्वी राज्यों की जो समस्याएं हैं जिस तरीके से अप्रोच कर रही है वो शायद अप्रोच में गलती है, उसमें खामी है। और जो अप्रोच बीजेपी लेकर चल रही है उससे बीजेपी का वहां पर पतन ही होगा। क्योंकि अगर आप उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो क्योंकि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है, वहां पर हर राज्य में आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से उन चीजों को नहीं देख सकते हैं। और जो एक अंग्रेजी में एक बहुत फेमस फ्रेज है कि वन साइज फिट्स ऑल एक अप्रोच बीजेपी लेकर चलती है पूरे देश के लिए कि हर जगह हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो और पोलराइज कर दो और फिर आप चुनाव जीत लो। लेकिन शायद नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की राजनीति सफल नहीं होती। तो यहां पर आज सवाल खड़ा होता है कि 2014 में जब बीजेपी जीत कर आई थी और धीरे धीरे जब उसने पैर पसारने शुरू किए नॉर्थ ईस्ट में, और आज बीजेपी का अच्छा खासा बोलबाला है, लेकिन आज भी बीजेपी के रवैये पर, बीजेपी के अप्रोच पर सवाल
खड़े हो रहे हैं बार बार कि क्या जो अप्रोच बीजेपी अपना रही है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वो सही है या नहीं सही है। और सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी जी पर, सवाल खड़े हो रहे हैं अमित शाह पर, क्योंकि अमित शाह भी हाल में ही गए थे और उन्होंने तो कहा कि आप जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स है आप उनको रिजॉल्व करिए। तो सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी क्या अपने अप्रोच को बदलेगी। आज असम और मिजोरम के बीच में हुआ है, क्या गारंटी है कि कल नागालैंड और मिजोरम के बीच में नहीं होगा। आज ट्विटर पर इसको लेकर भी काफी घमासान हो रहा था कि इसके पहले भी क्लैशेस हुए हैं। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये जो सीमा विवाद है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नया नहीं है, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है जिसकी वजह से ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, चाहे वो नदी से हो चाहे पहाड़ से हो। और इसलिए एनक्रोचमेंट का जो अतिक्रमण का जो प्रश्न है वो बार बार उठता है, क्योंकि वहां की जो लोकल ट्राइब्स हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करेंगी, खेती करेंगी और जमीन पर कब्जे के बारे में सोचेंगी। और कई बार तो ये हुआ है कि जमीन के कब्जे को लेकर इतनी हद तक बातें पहुंच गई कि लोगों की झोपड़ियां जला दी गई लोग। और जो ज्यादातर देखा गया कि ये जो सिविलियंस में जो लड़ाई हुई थी ये काफी आम बात हो गई थी, लेकिन इस बार चीजें इसलिए अलग हो गई क्योंकि पुलिसकर्मी आपस में झड़प गए और पुलिस वाले इसमें मारे गए, और वो भी लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। ये आप तब करते हैं जब आप किसी दुश्मन देश से लड़ रहे हो या आपका शत्रु इस कदर हो कि जिसे आपके देश की प्रभुता और अखंडता पर कोई प्रहार कर रहा हो, तब आप इस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ये सीमा विवाद है, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस सीमा विवाद को LAC और LOC पे तो फोकस किया, लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्य में जो ये नया सीमा विवाद अब एक तरीके से उभर कर आ रहा है, ये एक नई चुनौती बीजेपी के लिए है। और अगर 2024 तक अगर इस तरीके के सीमा विवाद का निवारण नहीं किया गया, उसको लेकर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया, तो हो सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्य से भी बीजेपी के पैर वहां से फिसलने लगेंगे। तो अब किस तरीके का अप्रोच अपनाती है, और जैसा कि हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है। तो इसमें लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, लीगल इश्यूज हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और सबसे ज्यादा कि क्या बीजेपी ट्राइबल से बात करती है। वहां की जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जो ट्राइबल्स हैं, क्या बीजेपी उनसे बात कर रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। आप उन लोगों से वहां पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अगर मिजोरम के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, अगर वो उनको चर्चेस का समर्थन मिला हुआ है, तो ऐसे प्रेशर ग्रुप से बीजेपी क्यों नहीं बात कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जो एक नया सीमा विवाद शुरू हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी से अप्रोच कर रही है, उससे सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि गृह मंत्रालय इसको लेकर क्या कर रहा है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलू_on_the-move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।